जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आई एम सूरज। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 1 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन भी डाले हैं उसको रिवीजन और प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला टॉपिक है कि मैथिली ठाकुर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, एनआईडीएम ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बिहार राजकीय शिक्षा पुरस्कार के लिए 20 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए, खासकर कि राजकीय शिक्षा पुरस्कार के लिए बिहार में कितने शिक्षकों को नियुक्त किया गया है, तो वो कुल 20 शिक्षक है। इन 20 शिक्षकों में वे 3 शिक्षक भी शामिल हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। हम मोटे तौर पर ये जान लेते हैं कि किन 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो उनका नाम है आपका अनिल कुमार सिंह, दूसरा द्विजेंद्र कुमार और तीसरा है कुमारी गुड्डी। ये 3 शिक्षक हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, उनका नाम भेजा गया था। अगला टॉपिक है आपका, चीन ने हाल ही में अपना नया मानचित्र जारी किया है। इस नए संस्करण में चीन ने अक्साई चीन और मैकमोहन लाइन पर अपना दावा फिर से दोहराया है। ठीक है, मानचित्र में 9 डैश लाइन पर चीन के दावों को शामिल किया गया है और इस प्रकार वह दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से पर दावा कर रहा है। चीन ने आधिकारिक तौर पर मानचित्र का 2023 संस्करण जारी किया है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य और अक्साई चीन क्षेत्र को उसके क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाता है। 28 अगस्त को जारी मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को दिखाया गया है जिस पर चीन दक्षिण तिब्बत होने का दावा करता है और अक्साई चीन पर 1962 के युद्ध में उसने कब्जा कर लिया था। नए नक्शे में ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को भी चीनी क्षेत्र में शामिल किया है। तो भारत का चीन के साथ सीमा विवाद समय समय पर खबरों में आता रहता है। चीन के चाइना डेली अखबार के अनुसार यह नक्शा सोमवार को झेजियांग प्रांत के डेकिंग काउंटिंग में सर्वेक्षण और मानचित्र प्रचार दिवस और राष्ट्रीय मानचित्र जागरूकता प्रचार सप्ताह के जश्न के दौरान चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा यह मानचित्र जो है जारी किया गया था। ठीक है, और ये चूंकि ये पहली बार नहीं कि चीन ने इस तरह का प्रयास किया है। अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रों का नाम बदलना, इस तरह की गतिविधियां जो वो पहले से ही किसी न किसी प्रकार से करता रहा है और इस प्रयास का भी निंदा किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश के संबंध में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अविभाज्य हिस्सा है और इस तरह के मनगढ़ंत नाम थोप देने से वास्तविकता बिल्कुल नहीं बदलेगी, ऐसा भारत सरकार के द्वारा बयान दिया गया है। ये देखिए, इस मैप में आप देख सकते हैं ये जो वेस्टर्न सेक्टर है ये आपका हो गया अक्साई चीन, और ये जो अरुणाचल प्रदेश का ये जो बॉर्डर है ये ईस्टर्न सेक्टर में ये मैकमोहन लाइन है जिसको लेके भारत का चीन के साथ हमेशा विवाद बना रहता है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो चीन की सीमा जितने देशों के साथ लगती है उससे कहीं अधिक देशों के साथ चीन के क्षेत्रीय विवाद हैं। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी ने अन्य संप्रभु क्षेत्रों पर क्षेत्रीय नियंत्रण का दावा करने के प्रयास के लिए धोखेबाज रणनीति और हेरफेर का भी इस्तेमाल किया है। बीजिंग ने अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण करने की अपनी विस्तारवादी कोशिश में सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन भी किया है। चीन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर दावा करते हुए तर्क दिया है कि यह स्थान जो है बृहद तिब्बत का हिस्सा था, इसीलिए चाइना इस पर क्लेम करता है। बीजिंग ने इस साल अप्रैल में एक तरफे रूप से 11 भारतीय स्थानों का नाम बदल दिया था जिसमें पर्वत चोटियां, नदियां और आवासीय क्षेत्रों के नाम भी शामिल थे। क्योंकि यह पहली बार नहीं है कि बीजिंग ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। इससे पहले 2017 और 2021 में भी चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अन्य भारतीय स्थानों का नाम बदल दिया था जिससे एक और राजनीतिक टकराव शुरू हो गया था। तो ये एक नया टॉपिक है, खबर है कि चीन ने भी हाल ही में 28 अगस्त को एक नया मानचित्र जारी किया जिसमें वो अरुणाचल प्रदेश के हिस्से और अक्साई चीन पर
विवाद को लेकर अपना अधिकार दिखा रहा है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला टॉपिक है भारत अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। ठीक है, इस कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की होगी। यह सम्मेलन जो है एआई के क्षेत्र में भारत और दुनिया भर के प्रमुख खिलाड़ियों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और निवेशक जैसे प्रमुख हस्तियों को भी आकर्षित करेगा। सम्मेलन में एआई अनुसंधान, एआई कंप्यूटिंग सिस्टम, निवेश संभावनाएं और एआई प्रतिभा को बढ़ावा देने की रणनीतियों में भविष्य के रुझानों पर भी चर्चा होगी। तो ये जो सम्मेलन है वो आपका अक्टूबर माह में भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा। सम्मेलन का नाम है ग्लोबल इंडिया एआई 2023। अगला खबर है विश्व संस्कृत दिवस हर साल 31 अगस्त को मनाया जाता है। तो आइए थोड़ा सा ओवरव्यू इसके बारे में ले लेते हैं। विश्व संस्कृत दिवस प्रति वर्ष 31 अगस्त को मनाया जाता है और यह अवसर संस्कृत के महत्व को मनाने के लिए समर्पित है। यह दिन उस भाषा के बारे में जागरूकता फैलाने के अवसर के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग प्राचीन भारत में विद्वानों और संतों द्वारा ग्रंथों में, विशेष रूप से धार्मिक शिक्षाओं और दर्शन से संबंधित ग्रंथों को लिखने के लिए किया जाता था। ठीक है, इसके इतिहास की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1969 में हुई, जब भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी। और यह दिन जो है संस्कृत भाषा और भाषा विज्ञान में पाणिनि के योगदान का सम्मान करता है। क्योंकि पाणिनि जी का नाम आया है तो इनके बारे में जान लेते हैं कि इनके द्वारा निर्मित एक सबसे बेहतरीन बुक है, पाणिनि के द्वारा रचित सबसे बेहतरीन बुक जो है व्याकरण पर आधारित है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ये जो है 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसे लिखा गया था और यह पाणिनि की जयंती के साथ मेल खाता है जो उत्सव के उद्देश्य पर जोर देता है। ठीक है, बात करते हैं संस्कृत भाषा की। तो संस्कृत भाषा जो है ये आपका संविधान के 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। ठीक है, और 2020 में उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा नियमित रूप से संस्कृत का उपयोग सिखाने के लिए राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया था। राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया था। तो ये विश्व संस्कृत दिवस से संबंधित कुछ तथ्य थे। विश्व संस्कृत दिवस हर साल 31 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला टॉपिक है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में तेजी लाने के लिए नीति आयोग और यूएनडीपी के बीच एक समझौता हुआ है। तो इस समझौते में क्या है कि सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसमें नीति आयोग जो है यूएनडीपी के बीच एक समझौता हुआ है। ठीक है, जिसमें दोनों अपनी इसके प्रति एक प्रतिबद्ध नीति आयोग और यूएनडीपी भारत ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यह समझौता ज्ञापन एक औपचारिक समझौते के रूप में कार्य करता है जो दोनों संस्थाओं के बीच सहयोगात्मक ढांचे को रेखांकित करता है। समझौता ज्ञापन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिसके लिए सहयोग की बात की गई है, जैसे एसडीजी का स्थानीयकरण, डेटा संचालित निगरानी। इसमें क्या है कि डेटा को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए गठबंधन का लक्ष्य और एसडीजी की प्रगति, निगरानी और मूल्यांकन को बढ़ाना है। उसके बाद है आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों को सशक्त बनाना। सहकारी प्रयास आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के रूप में नामित विशिष्ट क्षेत्रों को सशक्त बनाने और उत्थान तक यह विस्तारित है। ठीक है, तो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन सीधे तौर पे यह आएगा कि एसडीजी में तेजी लाने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ एक एमओयू पे हस्ताक्षर किया है, तो वो यूएनडीपी भारत होगा। ठीक है, बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, एक चीज और, ये जो समझौता है इस समझौते की अवधि है 5 साल। समझौता ज्ञापन 5 साल की सहयोग अवधि स्थापित करता है और इसी अवधि के दौरान नीति आयोग यूएनडीपी इंडिया के बीच संयुक्त प्रयास विभिन्न विकासात्मक पहलों और परियोजनाओं में लगे रहेंगे।
अगला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में एक वार्षिक पहल है जो 1 से 7 सितंबर तक होता है। इस सप्ताह के दौरान जो है राष्ट्र उचित पोषण के महत्व और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साथ कदम उठाता है। ठीक है, सभी जानते हैं कि अच्छा पोषण की आवश्यकता सभी लोगों को है और इसका अधिकार भी सभी लोगों को है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी को वो अच्छा पोषण दे सके। खराब पोषण जो है सामाजिक कल्याण को भी कम कर देगा, स्वस्थ भोजन बनाए रखने में मदद करता है अगर हम सही तौर पे पोषण युक्त भोजन हम प्रदान करते हैं तो। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है हर साल 1 से 7 सितंबर तक होता है। आइए इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है मार्च 1973 में अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा शुरू किया गया था ताकि आहार विशेषज्ञ के पेशे को बढ़ावा देते हुए पोषण शिक्षा के संदेश के बारे में जनता को शिक्षित किया जा सके। 1980 में जनता को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया और सप्ताह भर चलने वाला उत्सव 1 महीने का त्योहार बन गया। 1982 में केंद्र सरकार भारत ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का उत्सव शुरू किया। यह अभियान नागरिकों को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने और उन्हें स्वस्थ और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली 1973 में अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा शुरू किया गया था। उसी को भारत सरकार ने आगे बढ़ाया। अगला खबर है चोकोबा चावल के संबंध में। आसाम के आकर्षक मैजिक राइस को जीआई टैग मिला है जिसका नाम है चोकोबा चावल। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। चोकोबा चावल जिसे प्यार से मैजिक राइस के रूप में जाना जाता है, उसको हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है जो इसकी असाधारण विशेषताओं और विरासत की मान्यता को दर्शाता है। ठीक है, चावल की यह किस्म असम की पाक विरासत के साथ गहराई से जुड़ी हुई है और शक्तिशाली अहोम राजवंश के साथ इसका ऐतिहासिक संबंध है। ठीक है, इसके भौगोलिक उत्पत्ति की बात करें तो चोकोबा चावल जो है ब्रह्मपुत्र नदी के लिए यह अद्वितीय है जिसमें असम के तिनसुकिया, धेमाजी और डिब्रूगढ़ जैसे क्षेत्र भी शामिल है जहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। चोकोबा चावल एक अर्ध ग्लूटिनस शीतकालीन चावल किस्म है जिसे विशेष रूप से साली चावल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी विशिष्टता यह है कि इसकी चिपचिपी और ग्लूटिनस विशेषताओं में निहित है जिन्हें आगे बोरा और चोकोबा प्रकारों में उनके अमाइलेज सामग्री के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो चोकोबा चावल को जीआई टैग मिला है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध असम से है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला खबर है मेजर ध्यानचंद म्यूजियम। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में मेजर ध्यानचंद हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया है। ठीक है, इस परिसर में स्थापित की गई मेजर ध्यानचंद की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया और यह म्यूजियम जो है आज से आम जनता के लिए खुल जाएगा। मेजर ध्यानचंद जिनके बारे में सभी जानते हैं कि इनका जन्म 29 अगस्त सन 1905 को हुआ था और उन्हीं के जन्म तिथि पर भारत सरकार जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। मेजर ध्यानचंद जिन्होंने 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 का बर्लिन ओलंपिक तीनों में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे थे और ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ियों में यह शामिल था। ठीक है, तो ये आज के कुछ 1 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जिनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप इसको अपनी रणनीति और तैयारी में शामिल करें। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी की है? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे हो। तो कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी
किस देश के द्वारा की गई है? तो श्रीलंका के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, धौलपुर करौली किस भारतीय राज्य का हाल ही में स्वीकृत बाघ अभयारण्य है? तो धौलपुर करौली किस भारतीय राज्य का हाल ही में स्वीकृत बाघ अभयारण्य है? तो वह इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है आपका राजस्थान। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 23 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है मिस्र। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य के आकर्षक चोकुआ चावल मैजिक राइस को जीआई टैग मिला है? तो इसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चोकुआ चावल का संबंध असम स्टेट से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, फिर भी आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इन सारे टॉपिक को आप पढ़ें, इनको रिवाइज करें, इनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।